नमस्कार, साधना न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट की। राइट टू रिकॉल यानी अपने चुने हुए ही प्रतिनिधियों को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार, और राइट टू रिजेक्ट यानी मैदान में मौजूद उम्मीदवारों में से किसी को भी न चुनने का अधिकार। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अन्ना का अनशन तो अब खत्म हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई अभी जारी है। राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट इसी लड़ाई के अगले पड़ाव हैं। रामलीला मैदान से अन्ना ने इसका ऐलान भी कर दिया। आज इस कार्यक्रम में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि क्या है राइट टू रिकॉल और क्या है राइट टू रिजेक्ट। और इसके लिए चर्चा के लिए हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। हम उनसे इस मसले पर विस्तार से बात करेंगे। एनके हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। एनके, आज मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण ये मसला है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जी। तो एनके, बहुत स्वागत आपका। इस चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आज के पोस्टमार्टम की करें शुरुआत। चर्चा भी करेंगे, तमाम पहलुओं को भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार को निशाना बनाने के बाद अब टीम अन्ना की नजर चुनाव के सुधार की तरफ है। भले ही राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट जैसे शब्द देशवासियों के लिए नए हों, लेकिन इसकी मांग पहली बार जेपी आंदोलन में ही की गई थी। अन्ना हजारे, इंकलाब, 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 भारत माता के, भारत माता के। अन्ना हजारे ने रविवार को अनशन तोड़ने के बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट यानी अक्षम सांसद विधायकों को वापस बुलाने का और उन्हें न चुनने का जनता को अधिकार दिए जाने संबंधी कानून बनाने को लेकर उनकी लड़ाई होगी। ये दोनों सभा से ऊंची है। गांव में कोई भी पैसा आता है खर्चा करने के लिए, हर योजना का वो ग्राम सभा को पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का विश्वास संबंधन करके सबको बताना है कि इतना पैसा आ गया, क्या खर्चा करना है, ग्राम सभा तय करेगी। अगर ग्राम सभा को बिना पूछे ग्राम पंचायत ने खर्चा किया तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को डिसमिस करेगी। ये हमें करना पड़ेगा। राइट टू रिकॉल वो करना पड़ेगा। इस बिल से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा और अपने जनप्रतिनिधियों पर भी। आइए डालते हैं एक नजर कैसे किया जाता है रिकॉल और देश में कहां-कहां है इसकी व्यवस्था। राइट टू रिकॉल की व्यवस्था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने बिहार म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन पर राइट टू रिकॉल को लागू कराने की कवायद शुरू किया है, लेकिन इसे लागू होने में वक्त लगेगा। छत्तीसगढ़ नगरपालिका एक्ट के सेक्शन 47 के तहत राइट टू रिकॉल ऑफ प्रेसिडेंट की व्यवस्था की गई है। नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर नगरपालिका के निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने के लिए किए गए प्रावधान के मुताबिक नगरपालिका चुने गए 1/3 सदस्य यदि जिलाधिकारी को लिखित शिकायत में नगरपालिका प्रेसिडेंट को रिकॉल कराने की मांग करता है, फिर जिलाधिकारी इसे राज्य सरकार को भेजता है और राज्य सरकार अपनी स्वीकृति के बाद राज्य चुनाव आयोग को प्रेसिडेंट के रिकॉल के लिए चुनाव कराने की अनुशंसा करता है, जिसके बाद चुनाव होता है। रिकॉल की प्रक्रिया उसी नगरपालिका में शुरू किया जा सकता है जिसके गठन के कम से कम 2 साल पूरे हो गए हों। अपने चुने गए प्रतिनिधियों को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति के आह्वान के दौरान जेपी ने कांग्रेस को हटाने के लिए यह नारा दिया था। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। तो एक बेहतर सरकार और एक बेहतर शासन हो सके, इसके लिए जो खामियां रह गई हैं इस वक्त के सिस्टम में, उसको दूर करने की कोशिश लगातार जारी है। एक पड़ाव पार किया है टीम अन्ना ने, यूं कहिए कि सिविल सोसाइटी ने कई और ऐसे पड़ाव पार करने हैं और उसी का अगला पड़ाव कहा जा रहा है राइट टू रिकॉल है। और इस पर हम बेहतर चर्चा के लिए रुख करते हैं। सबसे पहले हमारे ग्रुप एडिटर का स्टूडियो में मौजूद है इनके। राइट टू रिकॉल, हालांकि कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश, हमारी रिपोर्ट ने बताया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नगर निकाय के स्तर पर इसका प्रयोग किया गया है, देखा भी गया है। क्या व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग सार्थक हो सकता है?
नहीं, इसमें दो बातें जी। हैं। एक तो अमेरिका में ये काफ़ी पहले किया गया, 1903 में ये पहला प्रयोग किया गया और तब से लेके आज तक करीब 8 स्टेट्स ऐसे हैं अमेरिका के जहाँ की ये प्रावधान है और जो कि मुकम्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में पहले रूरल इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी के, जैसे पंचायत, इसमें शुरू किया गया 2 स्टेट्स में। उसके बाद अर्बन में आए और अर्बन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह में ये शुरू कर रहे हैं। बल्कि क्यों कहें कि छत्तीसगढ़ में तो 2 प्रेसिडेंट्स निकाल भी दिए गए, 3 में से 2 प्रेसिडेंट्स निकाल दिए गए। और इस पे ये होता है कि परफॉर्मेंस पे ही नहीं होता, मिसकंडक्ट, करप्शन, इन सब चीज़ों पे होता है। कहीं अगर आप ये पता लगा कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं, आपका करप्शन पे कोई चार्ज है, इस पे जनता उनको वापस कर सकती है। लेकिन जब राइट टू रिकॉल की बात करते हैं तो एक चीज हमें देखनी चाहिए कि भारत 121 करोड़ लोगों का देश है। यूरोप में जितना एक पूरे देश की जो आबादी होती है उससे ज्यादा हमारे यहाँ राज्य में आबादी है। तो ऐसे में राइट टू रिकॉल को एक्सरसाइज करना फ्रिक्वेंटली बहुत ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर आप एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी लें तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लाख 2.5 लाख वोटर्स होते हैं। एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12-12 लाख वोटर्स होते हैं, कहीं इससे भी ज्यादा है। तो 12 लाख वोटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर ये राइट टू रिकॉल एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो 1/3 के भी सिग्नेचर अगर आप चाहिए तो 4 लाख सिग्नेचर चाहिए। तो उसके लिए तो मुझे लगता है कागज का ही रिम चाहिए और फिर ये तस्दीक करना कि ये सिग्नेचर सही है, फर्जी नहीं है। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इसमें काफी है। राइट टू रिकॉल को हम लोकल लेवल पे सिविक बॉडीज में तो कर सकते हैं, लेकिन जो 2 लेजिस्लेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, एक तो स्टेट लेजिस्लेचर और दूसरा सेंट्रल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, लोकसभा में अगर आप ये करना चाहें सांसदों के लिए या एमएलएस के लिए करना चाहें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि राइट टू रिकॉल क्या फिजिबल होगा और क्या इसके लिए हम कोई एक और मॉडलिटी ला सकते हैं। राइट टू रिकॉल मेरे ख्याल से ये एक दिक्कत आएगी। हमारे साथ सुभाष कश्यप जुड़े हुए हैं और सुभाष कश्यप जी देश में जाने जाते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस पे, उनकी अपना अध्ययन है और देश में उनकी मान्यता है। जो भी कहते हैं उसमें बहुत ही वैध तरीके से कहते हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है एंटी डिफेक्शन लॉ पे, उन्होंने काफी किताब है और अन्य चीजों पे भी लिखी है। सुभाष कश्यप जी स्वागत है आपका साधना न्यूज से बात करने के लिए। ये जानना चाहेंगे कि राइट टू रिकॉल एक भारत ऐसे देश में जहां की 121 करोड़ की आबादी हो या यूं कहें कि करीब 65 करोड़ वोटर्स हो, ऐसे में क्या फिजिबल हो पाएगा अगर हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहें? मेरे विचार में ये नितांत अव्यावहारिक है और कोई इसकी सार्थकता हमारे देश में नहीं है। एक चीज हम जानना चाहेंगे, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी जो अभी एग्जिस्टिंग है, एफपीटीटी सिस्टम है जिसको कि माना जाता है कि मूल रूप से ये समाज को विभाजित करती है, उसकी जगह अगर हम ये रखें राइट टू रिकॉल या राइट टू रिजेक्ट, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी बेटर होगी। क्या कोई फिजिबल तरीका आपने सोचा है कभी कि हो सकता हो? जी, बहुत सारे निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता है जी, और इस पर काफी विचार हुआ है, लेखन भी हुआ है, मैंने भी लिखा है, बहुत सी पुस्तकें हैं। संविधान आयोग में भी हम लोगों ने इस पर बहुत गहराई से विचार किया था। तो बहुत से सुधारों की निर्वाचन व्यवस्था में आवश्यकता है, लेकिन रिकॉल में से नहीं है जी, क्योंकि राइट टू रिकॉल हमारे वर्तमान व्यवस्था में कोई अर्थ नहीं रखता। उसका मोटा सा कारण यह है कि इस समय हमारे यहाँ 1200 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और जो लोग चुनाव जीतते हैं उनमें से अधिकांश अल्पमत से जीतते हैं। जो मत डाले जाते हैं उनका भी अल्पमत उन्हें मिला होता है अधिकांश को। वर्तमान लोकसभा में 70% से अधिक सदस्य ऐसे हैं जिनके पक्ष में कम वोट पड़े, उनके विरुद्ध दूसरे लोगों को जो मत पड़े वो ज्यादा थे। तो ऐसी स्थिति में वो सब एकदम रिकॉल हो जाने चाहिए, क्योंकि रिकॉल का जहां प्रावधान होता है वहां होता यह है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोटर्स अगर पिटीशन करें रिकॉल के लिए तो उसकी कार्रवाई शुरू होती है। कहीं कहीं ऐसा है कि बहुमत उनका अगर पिटीशन करे तो यहाँ तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के विरोध में बहुमत पहले से ही
है। तो ऐसी स्थिति में तो पहले ही दिन वो सब रिकॉल हो जाना चाहिए। हालांकि कई जगह जहां रिकॉल का प्रावधान होता है वहां कहते हैं साल भर बाद अगर संतुष्ट हों लोग अपने सदस्य की कार्रवाई से तो उसको रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन रिकॉल करने के लिए कोई परसेंटेज तय करना होगा वोटर्स का। और एक तो इतनी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ निर्वाचन मंडल हैं, कई कई लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो उसमें लोगों को रिकॉल के लिए इकट्ठा करना और सर्टेन परसेंटेज को या मेजोरिटी को उसके लिए जोड़ना पिटीशन से आसान काम नहीं होगा। दूसरे ये कि जब ये स्पष्ट है कि जो सदस्य जीतते हैं उनके खिलाफ मेजोरिटी होती ही है, ज्यादातर के खिलाफ मेजोरिटी होती है, तो उसमें रिकॉल के कोई मायने नहीं हो जाते, रह जाते। जी, लेकिन एक चीज और भी है कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी एफपीटीपी सिस्टम है, उसमें आप भी शायद इत्तेफाक करेंगे कि ये इंट्रिंसिकली डिविसिव होता है, ये समाज को विभाजित करता है। ऐसे में एक जो धीरे धीरे कोशिश ये होती है हर एमपी की या एमएलए की कि वो छोटे छोटे सेगमेंट्स को, टारगेट ऑडियंस को ले, उनको उनके जो पैरोकियल कंसिडरेशंस हैं उनको टेकअप करे। तो मेरे ख्याल से समाज में क्वालिटी जो डेमोक्रेसी की हो रही है वो बहुत अच्छी नहीं, और एमएलएस की और सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो लोग बैठे हैं ऐसे लेजिस्लेटिव बॉडी में, उनकी उपादेयता बहुत नहीं हो पा रही है। तो आपको लगता नहीं कि इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है? देखिए, संविधान सभा में इस बारे में बहुत गहन चर्चा हुई थी जी। और दुनिया भर में ये माना जाता है कि जो एफपीटीपी सिस्टम है वो डिवाइसिव नहीं होता, और इसीलिए उसको स्वीकारा गया था कि वो सोसाइटी को डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइसिव नहीं होगा। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो छोटे छोटे टुकड़ों में समाज को बांटता है, क्योंकि प्रोपोर्शन के बेसिस पर वो चुने जा सकते हैं। तो ये दूसरी बात है कि संविधान निर्माताओं की जो आशा थी कि प्रोपोर्शनल के ये एफपीटीपी से वो समाज को टूटने से बचाएंगे जी। वो सफल नहीं हुई जी। और ये व्यवस्था भी विभाजनकारी सिद्ध हुई। लेकिन सिद्धांत रूप से ये विभाजनकारी नहीं होती, विभाजनकारी होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स भी अपना रिप्रेजेंटेशन की उम्मीद कर सकते हैं जी। और इसीलिए उसको नहीं स्वीकारा गया था। इसमें हुआ हमारे यहाँ ये कि जातिगत आधार पर और माफियाओं के आधार पर ये समाज को वोट बैंकों में बांटने की कोशिश की गई, तो इसलिए एफपीटीपी से जो आशा थी वो पूरी नहीं हो सकी जी। और दूसरा पक्ष ये रहा कि आप देखें कि इमरजेंस ऑफ जो स्टेट पार्टीज हैं और उस तरह से 1200 पार्टियां जैसा आपने बताया कि रजिस्टर्ड हैं, तो ये लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं जो एक यूनिफिकेशन का प्रोसेस था वो हट गया और खंडित होता गया समाज, इसकी वजह से एफपीटीपी के फॉल्टी सिस्टम की वजह से। वजह ये हुई कि लोगों ने अपने छोटे छोटे अलग समूह बनाकर जी और अपनी सेपरेट आइडेंटिटीज एस्टेब्लिश करके जी वोट बैंक बनाने में ज्यादा लाभ देखा जी। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग जीत कर आते हैं उनमें से अधिकांश को अल्पमत मिला होता है जी। और 15% 12% वोट लेने वाला व्यक्ति भी जीत जाता है जी। उसका कारण यह है कि जहां आपको 15% अगर आपकी जाति के लोग हैं जी, यानी आपके पास गारंटीड वोट बैंक 15% का है, तो आप 90% श्योर हो सकते हैं जीतने का जी। क्योंकि एक वोट बैंक 15% का सॉलिड अगर आपको मिल जाए जी। तो आप जीतने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जीतने वाला अक्सर 12, 15, 17, 20% से जीतता है जी। और इसलिए हम लोगों ने संविधान आयोग में सुझाव दिया था कि ये जरूरी होना चाहिए कि कम से कम 50% वोट जिसे मिले वही जीते। एफपीटीपी सिस्टम रखते हुए रन ऑफ का प्रावधान किया जाए कि अगर किसी को भी 50% वोट नहीं मिले हैं तो अगले ही दिन रन ऑफ पोलिंग हो बिटवीन द फर्स्ट टू, और जब दो के ही बीच में होगा तो एक को मेजोरिटी मिलेगी जी जी। तो वो व्यक्ति अधिक रिप्रेजेंटेटिव होगा जनता का जिसे 50% से अधिक वोट मिले हैं जी। तो इस प्रकार
ये जरूरी हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति जिसे इलेक्शन जीतना है जी। वो अपनी बिरादरी से बाहर जाकर और लोगों को अपनी तरफ लाने का प्रयास करें, जी। क्योंकि पूरे देश में लोकसभा को कर लें तो एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जिसमें किसी एक जाति का बहुमत हो। जी, तो ये जो अन्ना हजारे के साहब की डिमांड है कि सेकंड फेज में वो ये करने जा रहे हैं, एक जन आंदोलन छेड़ेंगे राइट टू रिकॉल के लिए। मुझे लगता है कि ये अगर जन आंदोलन बने भी, हो सकता है पॉलिटिकल क्लास से लोग नाराज हैं, फिर से एक बार जन आंदोलन उभरे, लेकिन ये फिजिबल नहीं हो पाएगा, या ऐसी आपकी राय है? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल फिजिबल नहीं होगा। अन्ना हजारे जी को किसी ने गलत राय दी है, गलत आंकड़े दिए हैं, और ये बिल्कुल फिजिबल भी नहीं है, उपयोगी भी नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, और निर्वाचन व्यवस्था में और बहुत सारे सुधारों की जरूरत है, जिससे जो आपराधिक छवि के लोग हैं वो न आए, जनता की भागीदारी कैंडिडेट्स को चुनने में नहीं होती, वो भागीदारी हो। जो निर्वाचन बहुत खर्चीले हो गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो कम खर्च वाला निर्वाचन हो। ऐसे बहुत सारे सुभाष कश्यप जी, बिल्कुल कई ऐसे कारण हैं और तर्क भी हो सकते हैं, हालांकि इस पर विचार करने की जरूरत की ओर भी आपके जो सुझाव है वो इशारा करते हैं टीम अन्ना के लिए भी। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए सुभाष कश्यप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुभाष कश्यप हमारे साथ थे, संविधान विशेषज्ञ, और उन्होंने ये अपने सुझाव में बताया कि अगर राइट टू रिकॉल एक्ट लाने की बात होती है, ऐसे किसी आंदोलन की बात होती है, तो बहुत व्यवहारिक वो नहीं हो सकता है। इसके कई तर्क भी सामने आए हैं, हम इस पर और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा राइट टू रिजेक्ट एक्ट की भी बात हुई है टीम अन्ना की तरफ से, उस पर भी विस्तार से होगी बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद।